नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता। मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जिसमें हम खास तौर से बात करते हैं दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। जी हां, उन्हें किस प्रकार का लाभ मिल पा रहा है, किस प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ उनके जीवन में आने वाली उन दुविधाओं के बारे में भी बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें निपटना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कई ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने देश भर में अपना डंका बजाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी दिव्यांग हैं जो अभी घरों तक सिमट कर रह गए हैं। उन्हें किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, किस प्रकार से वो भी दुनिया के लोगों में कदम से कदम मिलाकर चल सके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर आनंद मूर्ति साहब का। सर, आप हमारे साथ अखिल भारतीय बधिर संघ न्यू दिल्ली के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, साथ ही साथ बिहार विकलांग संघ के अध्यक्ष और बिहार नेत्रहीन परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो दूसरे जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है विवेक माथुर और आप भारत विकास एवं संजय गांधी विकलांग हॉस्पिटल पहाड़ी पटना के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। बिल्कुल, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े पर चर्चा करें इससे पहले एक दिव्यांगों पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट देखा आपने, अब परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से होगा। प्रोफेसर साहब, जरा हमें ये बताइए, सुगम्य भारत अभियान जो अभी चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में कार्य कर रहा है और क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है अभी? सुगम्य भारत अभियान ये इतना सशक्त है कि दिव्यांग जो पहले विकलांग होते थे, कहलाते भी थे, अब दिव्यांग कहलाने लगे। इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। इसमें सबसे पहला योगदान विकलांग से दिव्यांग बनाने में हमारे वर्तमान सरकार की है। प्रधानमंत्री जी हमारे, उनको ये श्रेय जाता है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक कुछ कमी रह जाती है, इन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। इन्हें कैसे इन नियमों के मार्फत फ़ायदा उठाएं अधिक से अधिक, इसके लिए सबसे पहले जो ये दिव्यांग हैं, इनके माता पिता को आगे आना पड़ता है, परिवार, समाज। और ये मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे माता पिता से कि आपके यहाँ जो दिव्यांग हैं, उनके साथ 100% आप स्वीकार्यता दिखाएं और ये बताएं कि आपकी जो पीड़ा है वो पीड़ा नहीं है, बल्कि आप इनको देखकर अपने बॉडी लैंग्वेज से या जो भी आपकी फीलिंग है, ऐसा इनके बीच में कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि आप मेरे लिए दिव्यांग हैं, सशक्त हैं और मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। बहुत मनोवैज्ञानिक उपचार होता है इसमें, मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी ये मजबूत हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत पीड़ा तो है ऐसे माता पिता को जिनके घर में इस तरह के संतान होते हैं, लेकिन वो अगर इनके सामने अपनी अभिव्यक्ति डाल देते हैं तो मैंने देखा है मनोवैज्ञानिक रूप से हार उन दिव्यांगों का उसी वक्त हो जाता है। चूँकि चैरिटी बिगिंस विथ होम, हम लोग जानते हैं। आज हम समाज में 100% परिवार, अभिभावक और समाज के लोग, जागरूक लोग अगर इनके साथ रिहैबिलिटेशन की दिशा में खड़े हो जाते हैं तो कोई दिव्यांग ऐसा नहीं होगा जिससे हम कह सकते हैं कि ये अक्षम है, बल्कि कहीं न कहीं सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा सक्षम साबित होते हैं। देखा जाए दिव्यांग तो हर कोई है,
मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, उस फील्ड में मैं दिव्यांग हूँ। गा नहीं सकता हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। और इसी दृष्टिकोण को दिमाग में रखते हुए अगर परिवार, सभी लोग, समाज के जितने लोग हैं, ये रखेंगे दिमाग में, तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के प्रति काफ़ी सशक्त अभियान शुरू होगा जो हमारा सुगम्य भारत अभियान कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। देखिए, ज़रूरत है उनके साथ बूस्ट करने की, उनको बूस्ट करने की, उनके साथ चलने की, उनके साथ कदमताल करने की, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि किसी तरह से उनके जो अंग हैं वो दिव्यांग रह गए हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री अथाह कोशिश भी कर रहे हैं, कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, खास तौर से उनकी सुगमता के लिए। विवेक माथुर जी, आप जरा हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार से देखते हैं सुगम्य भारत योजना को? सुगम भारत हमारे प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योजना है और ये दिव्यांगों का पूरा परिवर्तन लेके आ रहे हैं और उनके सुखी जीवन के लिए सुगम भारत को लॉन्च किया है। और जो जितने भी परिवार हैं, अगर वो सही रूप में अगर उनको दिव्यांगता को लाभ मिल जाए तो परिवार सुखमय रह सकता है। और जितनी भी अभी सरकार ने सुगम भारत के अनुसार कितनी भी सेवा के माध्यम से भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। अगर उस क्षेत्र में सुगम भारत का अभियान अगर चलता रहे कंटिन्यूअस, तो दिव्यांगता को कष्ट बहुत दूर होगा। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो अब दूर हो चुका है, काफ़ी कम बचा हुआ है, ये प्रयास हमें लगातार जारी रखने की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब, ज़रा हमें ये बताइए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 16 का प्रावधान क्या है? वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि प्रावधान क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये बहुत माकूल प्रश्न है। इसके पहले जिसके तरफ हमने इशारा किया था, समाज का, अभिभावक का, परिवार का, दिमाग में एक बात और रखनी काफ़ी आवश्यक है कि सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। और वैसे बीच में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 जो 17 अप्रैल 1 से लागू किया गया है, इसमें इतनी तरह की व्यवस्थाएं हैं कि कोई अगर सरकारी कार्यालय में जाते हैं दिव्यांगजन, तो उन्हें चलने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। रेलवे में टेक्टाइल पेविंग दी गई है, जो कि लिफ्ट में भी है, जिसके माध्यम से हमारे वैसे दिव्यांग जो नेत्रहीन हैं वो महसूस करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। अलार्म की व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस तरह से हमारे पास ऐसे सरकारी कार्यालय शायद कोई बचे हों जहाँ पे इन लोगों को सुविधा प्रदान नहीं की गई है, और ये दिखाई पड़ भी रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है ये इन सारी व्यवस्थाओं के कारण काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी उत्साहवर्धक है। मैं इसमें एक भी बात और कहना चाहूँगा, ये उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए ये प्रावधान है, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में ऐसे जागरूक लोग हैं जो इन तक इन बातों को पहुंचाए, चूँकि उनकी कुछ कुछ कहीं सीमा हो जाती है, और उस सीमा का अतिक्रमण करने की जिम्मेदारी समाज के उन वर्गों का है जो सक्षम है, अदरवाइज इनके साथ आकर और इनकी मदद करने को तैयार हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। विवेक माथुर जी, ज़रा हमें ये बताइए कि आप भारत विकास एवं संजय गांधी विकलांग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, साथ ही साथ आप कई जगह पर जाते भी हैं जागरूकता के लिए, काफ़ी लंबे वर्षों से लगे हुए हैं इसमें। तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि पहले तो आपका जो ये हॉस्पिटल है वो कार्य किस तरह से करता है, और दूसरा ये जो हम अभी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की बात कर रहे थे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं लोग? भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल आज 2001 से काम कर रहा है। आज तक दिव्यांगजनों को 38,640 लोगों को आज तक जो है आर्टिफिशियल लिम्ब दिया है। 9,882 बच्चों को करेक्टिव सर्जरी भी किया है। उसके साथ साथ कान की मशीन निःशुल्क दी जाती है। इवन कि सरकारी जगह दिखाने जाते हैं तो सरकार के वहाँ कुछ जो पीड़ित मानवता को सेवा करने का उनके मन में रहता है, वो हमारा एड्रेस देते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, आपको श्रवण यंत्र निःशुल्क मिलेगा। तो आज 2001 से ये अस्पताल रन कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज हमारा वहाँ पर 48 बेड का वो अस्पताल बना हुआ है। करेक्टिव सर्जरी के साथ साथ न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सारी सुविधाएं, सरकार की इसमें कोई मदद नहीं है, हम आप जैसे लोगों के द्वारा चलता है।
जी। ये अभियान चलाने के लिए हम लोग हर टाइम टू टाइम सबसे आग्रह करते हैं कि आप अपने पूर्वजों के नाम कुछ दिव्यांगों को मदद करें, आप अपने जन्मदिन पर करें, अपने बच्चों के जन्मदिन पर करें, शादी के सालगिरह पर करें, 25वें पर आप जो ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं तो उसमें एक नियम अपने घर में बनाएं कि हम लोगों को उस दिव्यांग, जो दिव्यांग नहीं वो भगवान का एक रूप आया है, उसको कुछ हम मदद करें। तो उसी अनुसार ये अस्पताल ये चल रहा है। साथ साथ आनंद सर ने जैसा कहा कि नियमों का पालन, तो नियम में बिहार में, खासतौर से बिहार में मैं जिला में जाता रहता हूँ, तो जिला में मैंने देखा कि 150 पैर कटे हुए, हाथ कटे हुए आए तो मेरे यहाँ नियम है आधार के साथ दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना, लेकिन हम लोग बिना सर्टिफिकेट के भी देते हैं। लेकिन क्यों आज हमारे सरकार कहती है कि हर जगह मेरे ग्राम पंचायत तक में भी जो है सर्टिफिकेट बन रहे हैं, लेकिन बन नहीं रहे हैं। अगर 150 मरीज मेरे पास है तो आज 50 मरीज केवल हमारे पास विकलांगता सर्टिफिकेट 150 लोगों के पास नहीं है। तो मैं आगाह करूंगा, सरकार के साथ साथ हम जनता से भी आगाह करेंगे कि अड़ोस पड़ोस में ये सुविधा अगर देंगे तो सुगम भारत और बढ़िया होगा, और उसको जितना बेनिफिट सर्टिफिकेट के द्वारा मिलेगा वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। साथ साथ आजकल भारत सरकार ने एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनाया है, जो कि पटना में भी बन रहा है, सीआरसी में बन रहा है, सिविल सर्जन के यहाँ बन रहा है, लेकिन वहाँ जाते हैं लोग तो दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। कभी पता चलता है कार्ड नहीं है, कभी आज 10 का बनेगा, 5 का ही बनेगा। क्यों? इतना सरकार ने सुविधा दिया है, तो मैं बिहार सरकार, भारत सरकार सभी से आग्रह करूंगा कि दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाएं, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। जितनी सुगम योजना में लाभ का है वो उसके सर्टिफिकेट के बिना कोई कुछ नहीं मिलना है, पेंशन भी नहीं मिलना है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो। लेकिन विवेक माथुर जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। ये जरा हमें बताइए कि सरकार ये बता रही है, साफ साफ उनका कहना है कि ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला स्तर पर हर जगह यूआईडी कार्ड की व्यवस्था की गई है, बनाने की व्यवस्था की गई है, उसकी राह भी दिखाने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन अब बताइए कि आखिर कहाँ चूक हो जा रही है कि उनका यूआईडी कार्ड नहीं बन पा रहा है? कहाँ चूक हो रही है? हमारे सिविल सर्जन के अलावा जितने भी अस्पताल हैं, छोटे छोटे सरकारी अस्पताल हैं या जो बड़े अस्पताल हैं, वो वीक में एक दिन रखे हैं कि वो मरीज आएगा, उस दिन मीटिंग होगी, उस दिन हम फाइनल करेंगे। तो वहाँ 6 आदमी की कमेटी रहती है, तो उसमें हर समय 1 या 2-3 लोग गायब रहते हैं, जिसके कारण नहीं हो रहा है। और साथ साथ वार्ड पार्षद लोग भी लगते नहीं हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मैं अभी भागलपुर गया था, तो वहाँ कैंप में मैंने खुद सिविल सर्जन से आग्रह किया था कि सर आपसे आग्रह है कि ये आज 100 लोग आपके सामने खड़े हैं, इनके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसको अच्छी तरह से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने में मदद करें, जिससे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं वो मिल सके। बिल्कुल। आनंद मूर्ति सर, एक बात बताइए आप हमें कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो अगर किन्हीं के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोफेसर साहब उन्हें नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कहते हैं, और साथ ही साथ दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम, क्या इन सब का भी फायदा नहीं मिल पाएगा? इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये उस नियम के तहत बंधी हुई बातें हैं और इसका भी प्रावधान है। इसके तहत शिक्षा, हेल्थ, प्रशिक्षण और पर्सन वैसे जो अर्ली एज में जिनकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सका, इसकी व्यवस्था इस सेंटर के द्वारा होता है। और इतना ही नहीं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेंटर वर्क कर रहे हैं। बात सही है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ियों के कारण सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, और इसके लिए ही माथुर जी जैसे लोग या फिर और बहुत सारे सजग ऐसे लोग हैं जो इन कमियों को उजागर करके इसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। बात नेशनल हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, ये कहीं न कहीं ऐसे विकलांगों की मदद करता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लाते हैं और उसके माध्यम से अपनी आजीविका का तो संचालन करते ही हैं और देश में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो सफलतापूर्वक इसका संचालन कर रहे हैं। ठीक दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम है, इसके तहत एनजीओज़ हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में एनजीओ हैं
और काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। बल्कि ये कहें कि कहीं कहीं तो एनजीओ इतने अच्छे स्वच्छ तरीके से काम कर रहे हैं जो काफ़ी अनुकरणीय हैं। और वैसे एनजीओ जो इन लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं कुछ अपने प्रोजेक्ट के साथ, उसको वित्तीय समस्या न हो इसके लिए 90% वित्तीय राशि दी जाती है। और इन राशि को भी देकर सरकार सो नहीं जाती है, बल्कि सरकार इसके प्रति जागरूक रह के इस पर रिपोर्ट लेती है, तब फिर दूसरी वित्त की किट्स जारी की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि कहीं पे भी सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको तत्काल ठीक किया जाता है। इसका परिणाम सामने ये आ रहा है कि बहुत सारे, मैं जिसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनकी विपन्नावस्था थी, आज वे अपने यहाँ 5-7 स्टाफ कम से कम रखे हुए हैं और उनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ये दिव्यांग दूसरे पर निर्भर न रख के बल्कि अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को निर्भर बनाए हुए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, देश इससे सशक्त होता है। हमारे पास एक और सूचना है, जो नियम है लॉ के अनुसार, कि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था है। वैसे दिव्यांग जो इसमें नाम अपना दर्ज करा लेते हैं उनको सूचना दी जाती है और वहाँ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। आपने ये प्रश्न किया था कि इन सारे स्कीम से फ़ायदा कौन उठा सकते हैं। माथुर जी ने ठीक ही कहा था, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। कई बहुत सारे ऐसे केस भी हुए हैं जो किन्हीं की जगह पर अपने को आपको बताकर फ़ायदा उठाए हैं। ज़्यादा दिन चलता नहीं हो ऐसा, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वैसे हमारे दिव्यांग जो दिव्यांग हैं वो जाकर सबसे पहले अपने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लाएं, ताकि कहीं भी अपने आप को वहाँ पे पेश करने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उसी के आधार पे आप सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने। मेरा अगला प्रश्न विवेक माथुर जी से है। आप ज़रा हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिव्यांग जिस तरह से पूरे देश दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, मैं ख़ासतौर से बिहार की ही अगर बात करूँ, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? हमारे CRC तो कर रहा है, साथ साथ हम सभी समाज को इसके आगे जागरूकता फैलाना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में। साथ साथ मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार मैट्रिक में अगर कोई लड़कियां पास करती हैं तो उसको फर्स्ट डिवीज़न को 25,000 देते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं तो उस लड़की को 50,000 देते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार साथ साथ भारत सरकार से भी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनके पास प्रमाण है उनको जो है मैट्रिक पास करने के बाद वो रकम उनको उस लड़के को मिले, क्योंकि लड़का को अगर मिलेगा तो वो परिवार चला सकता है और उसकी शादी हो सकती है। परिवार में सुखमय जीवन लाने के लिए पुरुष का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं ये कहता हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि सरकार उस लड़के को दिव्यांगता का ग्रेजुएशन का 50,000 जरूर मिले, जिससे कि वो PO की तैयारी करे, मेडिकल की तैयारी करे, इंजीनियरिंग की तैयारी करे, अपने किसी क्षेत्र में चला जाएगा उस पैसे से, तो उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा, एक बात बताइए आप हमें माथुर साहब कि जब आपके यहाँ आपने प्रमाण पत्र की बात की थी, मेरे जहन में भी एक सवाल आया है कि जब आप लोगों के यहाँ पर कुछ दिव्यांग पहुँचते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो आप उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं? अगर अजन्मा बच्चा जो है जन्म लेने वाला, उनके सर्टिफिकेट भी अगर नहीं बने हुए हैं तो उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं? नहीं, हम लोग तो पहले हमारे रिसेप्शन पर जब आते हैं तो ज़रूर उनको बताते हैं कि आप अपने ज़िला में, पंचायत में, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत, चाहे मेयर, उनके यहाँ आप जाके उनसे आग्रह करिए और हॉस्पिटल दौड़िए। तो अस्पताल में क्या होता है, दिव्यांग रेंगते रेंगते परिवार कैसे उसको लेके जाता है, वो समस्या कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं समझ पाता है और वो उस कारण वो मिलता नहीं है। हम लोग कई बार आगाह कराने के अलावा कहते हैं, आज मेरे से कोई आर्टिफिशियल लिम्ब लेके जा रहा है, कृत्रिम पैर लेके जा रहा है, तो वो 3 साल बाद भी आ रहा है तो उसके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं है। फिर उससे यही पूछते हैं क्यों नहीं बनाया, तुमको पेंशन तो मिलता, घर में कुछ रकम तो आता और भी सुविधाएं मिलती, लेकिन वो बोला सर दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, कोई पैसा भी ले लिया, नहीं बन पाया। तो ये समस्या तो चल रहा है। बिल्कुल। अभी कुछ ही क्षण पहले हम शिक्षा पर भी बात कर रहे थे, तो प्रोफेसर साहब आप ज़रा हमें ये बताइए कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर माथुर साहब ने हमें बताई है कि जब हम एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सरकार हमें प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन बच्चियों को देती है
बच्चों को नहीं देती है, यानी कि फीमेल्स को मिलता है, मेल को नहीं मिलता है। ऐसे में अगर हम शादी विवाह की खास तौर से बात करें, क्योंकि शिक्षा की बात तो की हमने, अगर हम शादी विवाह की बात करें खास तौर से, तो आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किल होती है दिव्यांग अगर कोई महिला होती है उनके शादी ब्याह में? शादी ब्याह तो अपने आप में आज तो खैर थोड़ा सा वातावरण में परिवर्तन आया है। शादी विवाह में कई तरह की समस्याएं आती हैं, सामान्य जन में भी आती हैं, और जो दिव्यांग जन हैं उनके साथ तो कुछ इसको बहुत लिमिटेड हो जाता है। जैसे जो नेत्रहीन बालिका है उससे शादी वही कर सकते हैं, देखा यह जाता है, जो खुद नेत्रहीन है। लेकिन ऐसी स्थिति बड़ी विषम हो जाती है जब वो नेत्रहीन भी शादी करने को इनसे तैयार नहीं होते हैं। नतीजा ये होता है, ये अपने आप को एक हीन भावना से ग्रसित पाते हैं। इनके जो परिवार हैं, माता पिता हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्या और भी पीड़ादायक हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि ऐसे नेत्रहीन पति पत्नी इतनी अच्छी जीवन यात्रा करते हैं कि कभी कभी सामान्य जन के बीच में भी वैसी यात्रा, वैसे पथ का निर्माण नहीं हो पाता है। और मैंने देखा है कि इनके जो संतान होते हैं अलग किस्म के समझदार होते हैं, और माता पिता के प्रति चूँकि इनकी क्षमता और ममता कम नहीं होती है। क्षमता इतनी होती है कि अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, समाज के भी बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने के लायक बन जाते हैं। ये इनकी क्षमता हुई। अब ममता ये हुई जो सामान्य जन अपने माता पिता भाई बहन के प्रति जो लगाव रखते हैं उनसे कम नहीं बल्कि ज़्यादा रखते हैं। मैं दूसरी बात और कहूँगा, ये कुछ ऐसे बधिर हैं लड़कियाँ जिनकी शादी के लिए भी समस्याएं होती हैं। बधिर लड़के भी इनकार कर जाते हैं, और माता पिता ये सोचते हैं कि एक तो मेरा एक संतान बधिर था, दूसरा आ जाएगा, समस्या और बढ़ जाएगा जी। और तीसरी इसमें बातें होती है कि अगर दोनों बधिर हैं तो कमिंग जनरेशन भी बधिर होगा। बिल्कुल नहीं बात है। कहीं कमिंग जनरेशन बधिर किस आधार पर होगा, जबकि आप दोनों सामान्य थे और आपका संतान बधिर हो गया। बात उसी तरह की है। तो ये भ्रम भी टूटता जा रहा है, सहूलियतें होती जा रही है, और ख़ास करके हमारे सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाए गए हैं इससे बहुत सारे रोजगार का सृजन हुआ है, और जितने दिव्यांग हैं आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है, और इस आत्मविश्वास का परिणाम ये आ रहा है कि ये लोग खुद आगे बढ़ के अपने जैसे दिव्यांग जनों के लिए जीवन साथी बनाने को तैयार हो जाते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने नेत्रहीन परिषद के तत्वाधान में चलते हुए कि स्कूल में नेत्रहीन पुरुष महिला दोनों, लड़के लड़की, उनकी शादी हम लोगों ने की, और उन सारे अरेंजमेंट को भी हम लोगों ने किया कि जो सामान्य लोगों में होता है। काफ़ी एंजॉय किए लोग, और कहीं से भी उनको ये फील नहीं होने दिए कि आप में कुछ कमी। एक आखिरी सवाल है मेरा, सबसे पहले आपसे मैं, माथुर साहब, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में? समाज को सबसे पहले जागरूकता, दिव्यांगों के लिए जागरूकता लाएं और दिव्यांगों को मदद करें। नर सेवा नारायण सेवा। अगर दिव्यांग को अगर आप कोई मदद करेंगे तो आपको पूर्ण किस रूप में मिलेगा ये आप कह नहीं सकते हैं। और अगर दान के अलावा अगर कोई सेवा उसको दिव्यांगों को कर देंगे तो आपको आपके परिवार के आगे किस्तों में भगवान ऊपर से कुछ ना कुछ देगा, और उस दिव्यांग का जो आशीर्वाद आप पर लगेगा वो अलग होगा। बिल्कुल। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी प्रोफेसर साहब, बहुत छोटे शब्दों में क्या संदेश देंगे समाज को? समाज को सतर्क, सुधार, साथ, सक्षम और समझ होनी चाहिए कि इनके साथ कैसे हम खड़े हों, क्योंकि ये जानना होगा, आंसू को पसीने में बदलो, आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है, यह उतना ही सच है जितना हर रोज सूरज उगता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पंक्ति कही है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम और आप साथ दें तो वैसे जो दिव्यांग घरों में रह गए हैं सिमटकर, वो बाहर निकल सकते हैं, वो हम तक, हमारे समाज के बीच में पहुँच सकते हैं। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ढेर सारी बातचीत की हमने, ढेर सारी जानकारी भी ली हमने। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहें बिहार दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।